नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम। इसका पार्ट 1 हमने रिलीज़ किया हुआ है, यानी वो अपलोड कर चुके हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम 16 प्रश्न शामिल कर रहे हैं और 16 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम्स 2016 से लेकर 2021 तक के प्रश्न हैं, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को कलेक्शन किया गया है और नंबर सिस्टम के सभी प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से 16 प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आप इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, क्योंकि इससे ये पता चलेगा किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया गुणनफल। इस तरीके से यहाँ पर संख्याएँ दी गई हैं। इसमें पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए जो भी संख्याएँ दी जाती हैं, उसमें इकाई के स्थान पर जो भी संख्या होती है उसे नोट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें उससे मतलब नहीं है, केवल 2 अंक तक हमें संख्या को नोट करना है। ठीक है, जैसे ऊपर यहाँ पर 1793 है, तो हमको केवल 93 नोट करना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर संख्या 5 है और लास्ट में 17 है, 17 नोट करेंगे। और अगली संख्या हमारी 1 है, लास्ट में 91 है, नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब जो भी संख्या यहाँ पर ऊपर हैं पावर यानी घात, इसको हम 4 से भाग देंगे। इसको भी 4 से भाग देना है और इसको भी 4 से भाग देना है। जो भी यहाँ पर शेष बचेगा, ठीक है, वो इसकी पावर बना देनी है। तो 4 से जब 93 में लगाएंगे तो 4 दूना 8 लगेगा, 1 बचेगा, 4 तियाँ 12, यानी 2 की पावर यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 1। जब आप 4 से 93 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा, आप देखिए दूना लगाएंगे, 4 दूना 8 बचेगा, 1 तियाँ, और 4 तियाँ लग जाएगा 12, तो कितना शेष बचेगा, 1 बचा ना। तो यही वाली हम यहाँ पर इसकी घात जो है बना देते हैं, पावर बना देते हैं। ठीक है, अब अगली संख्या जो 5, ध्यान रखना है जब भी आधार इनके बेस पर आधार पर अगर 1 आता है, 5 आए, 6 आए, तो वो संख्या स्वयं ही इकाई के स्थान पर रहती है। चाहे ऊपर संख्या कुछ भी लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, तो इकाई के स्थान पर इसका 5 ही आएगा। यहाँ पर 1 है, हम 4 से भाग देंगे, दूना लग जाएगा, फिर दूना, फिर पावर चाहे जितनी हो, यहाँ पर बेस पर 1 लिखा है तो उसकी संख्या 1 ही रहेगी। ध्यान रखिएगा इनका। अब यहाँ पर करेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में इकाई के स्थान पर क्या मिल रहा है, 0, और इधर बचा है 1। इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे हमने लिखा यहाँ 570, अब इसको अगर 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, इसका इकाई का स्थान क्या है, 0। क्योंकि हमने 2 पंचे 10 जैसे पढ़ा, 10 10 में इकाई के स्थान पे क्या आया, 0, और 0 से 1 में गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 0 कहीं पर भी गुणा कर रहा है तो उसका आंसर 0 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए 19 की घात 100 दी गई है। 19 की घात कितनी है, तो आप बताएंगे 100। इसको 20 से विभाजित करने पर शेष है, तो यानी 20 से इसको विभाजित किया जा रहा है। हमें बताना है इसका शेष फल क्या बचेगा, और शेष फल यहाँ से इसमें से कोई एक राइट आंसर दिया गया है। जब भी इस तरीके से प्रश्न हो तो 20 से 19 में भाग लगाना है। तो देखेंगे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कम है। भाई अगर एक बार हम लगाना चाहें तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 19 यहाँ पे 20 है, तो कितना कम है, तो आप बताएंगे 1 कम है। ठीक है, बाकी जितनी पावर थी ऊपर लगा देंगे, 100 थी, और नीचे 20 था तो 20 लिख देंगे। ये 1 कहाँ से आया, अब 20 से देखो, यहाँ पर 20 से भाग लगाने के लिए यहाँ पर कितना कम है, तो आप देखेंगे कितना कम है, तो 1 कम है तो इसलिए माइनस में लिखा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसकी जो पावर है वो अगर सम है और नीचे संख्या अगर माइनस में है नंबर, तो हमारा प्लस बन जाएगा 1। अगर यहाँ पावर विषम है, क्या है पावर, यही नियम यहाँ पे ध्यान रखने हैं आप लोगों को। पावर अगर विषम है और यहाँ माइनस है तो माइनस में 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का, ये है विषम संख्या। क्यों है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर पावर 3 लग रही है इसकी। अब जैसे -1 की पावर यहाँ पर 3 है, तो मैंने बताया ना ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इसमें माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुणा करके बना लेंगे प्लस, अब प्लस माइनस फिर से गुणा करके माइनस बना लेंगे, इसीलिए माइनस होता है। तो ये बस ध्यान रखना है, अगर विषम है तो माइनस में रखना है, सम है तो प्लस में, तो बस आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अब रख सकते हैं 1, और नीचे कितना रखा गया है, 20।
अब 20 से जब इसको भाग देंगे यानी ऊपर संख्या छोटी, जब छोटी होती वही संख्या शेष कहलाती है। यानी भाग देने वाले से अगर ऊपर छोटी है तो वही संख्या शेष में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही शेष हमारी कहलाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 1 से 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए पूछा गया है 1 से 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इसका एक छोटा सा सूत्र है यानी कि फार्मूला है, तो हमें बस उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है n/2, ब्रैकेट में है n/2 और प्लस करना है 1 से। ठीक है, बस हो गया छोटा सा फार्मूला। अब 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक हैं, 60 तक की। अब इसमें हमें सम संख्या का बताना है, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, ऐसे करते करते हमारी 60 तक की संख्याएं हैं। तो n बराबर यहाँ पर कितना हम लिखेंगे, तो 60 लिखेंगे। बस इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। n के स्थान पे आपको रखना है 60 रखना है, डिवाइड करना है 2 से, फार्मूले यानी ब्रैकेट के अंदर भी 60 रखना है, 2 से करना है, अब प्लस 1 कर देना है। अब 2 से काटेंगे तो 30 बार लग जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 30 बार लगेगा, अब प्लस इसमें 1 कर देंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और साइड में हो जाएगा 31 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो एक 0 आएगा लास्ट में, 3 कम 3 आएगा, 3 3 9 आएगा, यानी 930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यानी 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योगफल हमें बताना है, यही पूछा गया था। देखिए इसका भी एक छोटा सा सूत्र है। देखो हर चीज़ के फार्मूले होते हैं, तो उन फार्मूले जैसे कुछ फार्मूले होते हैं तो उन्हें तैयार ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर फार्मूला है n और n+1 ब्रैकेट में 2n + 1 डिवाइड कर देना है 6 से। बस छोटा सा ये सूत्र है, इसे आप इस अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। n बराबर यहाँ पे संख्या कितनी है, 9, यानी 1 से लेकर संख्याएं कितनी हैं, 9 तक की हैं। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस n के स्थान पर 9 को रख देना है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे, 1 यहाँ पर होगा और यहाँ पे 2 गुणे 9 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, 6। अब ये 3 से कट जाएंगे, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 3 9। अब इस तरीके से लिखिए, बाहर रह जाएगा 3 और गुणा यहाँ लगा देंगे, 9 1 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ हो जाएगा 9 दूने 18 और 1 हो जाएगा 19। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना बचा था, 2, बाकी मैंने काट दिया था। अब 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ बचा था 19 बचा था। ठीक है, जब इन दोनों का यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 285। कितना मिल जाएगा, 285। ठीक है, तो गुणा करने पर 285, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लगाना, क्योंकि 385 भी लिखा है, 285, जल्दबाजी में हमारा आंसर ये टिक हो सकता है। तो जो भी आंसर आए सावधानी से उनको टिक करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। यहाँ पूछा गया है कि एक कोई संख्या है, मान लीजिए, वह संख्या बतानी है। अब यहाँ परिभाषा पूछी गई, सीधी बात हम बताएं, परिभाषा पूछी गई और ये परिभाषा दी गई है किसकी, भाज्य की। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कोई संख्या है और उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, यानी एक भी गुणनखंड हो और स्वयं से कटती हो, इसके अलावा अन्य 2 से कटती हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, यही पूछा गया था। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं तो क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 हमने लिया, तो 1 से भी कट रही है रूल के हिसाब से, स्वयं से भी कट रही है यानी 6 से भी कट रही है, और इसके अन्य गुणनखंड, तो अन्य गुणनखंड कौन से हो गए, 2 और 3 हो गए। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे भाज्य। ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं अभाज्य कहते हैं। यह भी परिभाषा पूछी जा सकती है, जैसे कि 13 जो संख्या है, तो ये 1 से कटती है, स्वयं 13 से कटती है, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं कटती है। इसी तरीके से 17 ले लेंगे, 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। 19 ले लेंगे, ये सारी क्या हमारी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या तो इस बार पिछली बार पूछा जा चुका है कि भाज्य संख्या की परिभाषा, इस बार पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो परिभाषाओं को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योग कितना है, 3।
तो हमें मध्य की संख्या निकालनी होगी। तो इसके लिए हमें जो भी योग दिया जाता है उसको ऊपर लिखना है और दी गई संख्याओं से भाग दिया जाता है। कितनी संख्या? 3 क्रमागत हैं, तो 3 से भागेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 0, यानी एग्जैक्ट बीच में कौन सी संख्या होगी? 40 होगी। इस तरीके से तो बीच में 40 होगी। इसकी अगली संख्या यानी क्रमागत बोला गया तो 41 हो जाएगा। इससे पहले की संख्या अगर पूछे छोटी वाली तो 39 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 41, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है? तो इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछा जाए तो दोनों के अलग अलग वैल्यू निकालें। जैसे यहाँ पर 432 दिया गया, इसका 1/6 भाग, तो 1/6 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 216 का 3/4 भाग पूछा गया, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब 6 से डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। तो 6 कम 6 कटेगा और 6 सत्ते यहाँ पर 42 लगेगा, 1 बचेगा और 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर मिल जाएगा हमको कितना? 72। इस साइड में हम 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 कम 4, 4 पंचे हो जाएगा 20, 1 बचेगा और 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 पर लग जाएगा। उसके बाद अब 3 से गुणा करेंगे। 3 चौके 12 के 2, हासिला 1, 3 पचे 15 और 1 16, तो यहाँ से मिल जाएगा 162 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मैं अंदर पूछा गया था कितना कम है। कम का मतलब यानी इनका अंतर हमें बताना है। तो 162 से 72 को हम माइनस कर देंगे। 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पर बचा 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा। तो यानी इनका अंतर कितना आ रहा है? 90। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या नहीं पता, तो मान लेते हैं कोई माना एक संख्या हमारी कौन सी है? x। तो बोला किसी संख्या और उसके 2/5 और इसी संख्या का 2/5 अंतर 60 दिया गया है। तो ये संख्या हो गई एक और दूसरी संख्या ये हो गई। अब साथ में लिख सकते हैं 2x और ये अंतर हमने लगा दिया माइनस करके। अंतर कितना दिया गया? 60। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 5 कम 5 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इधर का 2x रहेगा और नीचे 5 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इधर भाग में है, इधर हो जाएगा गुणे में, और यहाँ से संख्या 5 से माइनस करेंगे 2x को तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। अब ये संख्या इधर गुणे में चली जाएगी तो हो जाएगा हमारा कितना? 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 60 गुणे 5 हो जाएगा। 3 यहाँ पर हमारा गुणे में है यहाँ पर, तो अब हो जाएगा भाग में, तो 60 गुणे 5 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। 3 कम 3 कटेगा, 3 दूना 6 और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। वो संख्या कौन सी है? तो बताएंगे 100, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया संख्या, देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी संख्या दी गई, इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा गया। स्थानीय मान का कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देख सकते हैं बहुत ही सरल स्थानीय मान पूछा गया था। 8 का स्थानीय मान में 0 लगाते हैं। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे या जाति मान अंकीय मान उसको अंडरलाइन कर लेंगे इस तरीके से, यानी उसको नोट कर लेना है। स्थानीय मान में 0 लगाने होते हैं। स्थानीय मान के फिर हमें बढ़ना है इकाई की तरफ, यानी इस साइड में बढ़ना है और फिर देखना है यहाँ पर जितने अंक हैं उनके अंक के स्थान पर हमें 0 रखने होते हैं। यानी 1 2 स्थान है तो 2 स्थान पर हम 0 रख देंगे, बस उसका आंसर निकल आया। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पे संख्या दी गई थी इतनी बड़ी, इसमें से 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर हमें बताना है। तो 2 का पहले नंबर पर स्थानीय मान देखेंगे, इसलिए मैंने 2 को अंडरलाइन किया। तो 2 को लिखेंगे, 2 के साइड में देखेंगे कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 0 बढ़ा लेंगे। तो 2 का स्थानीय मान निकल चुका है। अब बारी है 3 की, तो 3 को अंडरलाइन करेंगे, 3 के इस साइड में बढ़ेंगे तो देखेंगे कितना अंक है, तो था 1, तो यानी 3 और 1। अब बोला गया था अंतर, यानी इनको अब कर देंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ कम था तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो 10 से यहाँ पर 3 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पे 9, यहाँ पर 9 और यहाँ से 1 चला गया था, बचा था 1।
यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 122 यहाँ पर, यानी यहाँ पे 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए गुणनखंड निकालने को बोला गया, तो जो भी संख्या दी जाए गुणनखंड अगर निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। इससे काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। तो देख सकते हैं इस तरीके से संख्या कट रही है। फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 2 छंग 12 और हाँ 2 अठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 तियाँ 6, 2 अठ 16, 2 चौके 8। अब 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगी, 2 नाम 18 और 2 छंग 12। 2 से कटेगी, 2 चौके 8, 2 अठ 16। फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। यानी यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 12 गुणे 3 की पावर आ जाएगी 1। तो इस तरीके से संख्या ये कट जाएगी और यहाँ पर 2 जो है 12 बार आएगा और 3 एक बार आएगा। अब यहाँ पर बोला गया था कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए जो भी हमें कुल गुणनखंड बताने होते हैं, जो भी पावर इसकी होती है, पावर में 1 जोड़ लिया जाता है। जैसे 12 है यहाँ पर तो अब पावर लिखेंगे 13, 3 की पावर 1 है तो अब लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है, तो आप बताएंगे 26। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर पहले से ही गुणनखंड इनके किए हुए थे। अब इसमें बताना है कुल सम गुणनखंड की संख्या, कितने गुणनखंड सम हैं, यानी सम गुणनखंड। तो सम में जो सम वाली संख्या होती है तो यहाँ पर जितनी संख्या होगी उतनी ही लिखेंगे। इसकी पावर जैसे 7 है तो 7 ही लिखेंगे, ठीक है 7, और इसमें कोई भी जोड़ना घटाना नहीं होगा, यानी 7 है तो 7 ही लिखेंगे और गुणा करना है। अगली में जैसे 3 है, 5 है, 7 है तो इनकी पावर में 1 बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर सम गुणनखंड तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7 पर कितनी 1 तो यहाँ पर हो जाएगी 2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 पचे 35 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 का 0, 4 आया, 8 तियाँ 24, 24 4 हो गया 28, यानी 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या बतानी है। युग्म अभाज्य यानी अभाज्य संख्याओं का पेयर बताने हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितने पेयर हैं, पेयर की संख्या पूछी गई थी, ठीक है। तो पेयर की संख्या हम बता देते हैं। तो पेयर की संख्या यहाँ पर है टोटल 8। अब वो कौन कौन से पेयर हैं वो एक बार हम लिख के आप लोगों को बता देते हैं। जैसे पहला पेयर जो है वो 3,5 है, यानी 3 भी अभाज्य है और यहाँ 5 भी अभाज्य है। अगला पेयर है इसका 5,7, ठीक है। अगला पेयर है इसका 11,3। इन पेयर्स को ध्यान रखिएगा, अगली बार ये पूछा जा सकता है 1 से 50 के बीच में कितने पेयर हैं, तो इसलिए जितने भी पेयर हैं उन्हें अच्छे से तैयार करना है। और 17,19 हो जाएगा एक पेयर और 29,31 हो जाएगा एक ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। 31 के बाद आ जाता है 41 और यहाँ पर 43 यानी 43 हो जाएगा। फिर 59 हो जाता है और फिर 61 एक इसका हो जाएगा, 71 और 73 एक ये पेयर हो जाएगा। सभी पेयर को गिनेंगे, अब 8 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह पूछा जाए अगर 1 से 50 के बीच में बताओ तो एक पेयर 2 3 4 5 और 6 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 6 संख्या टिक कर देना। तो जैसा पूछा जाए वैसा जवाब देना है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पे 9 की जो घात है वो 11 की घात 9 दी गई है प्लस 7 है। 10 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे जब 10 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, वो शेषफल हमें बताना है। जब भी देखो यहाँ पर नीचे संख्या है 10 यानी बड़ी, छोटी है नीचे और ऊपर संख्या है बड़ी। जब भाग देंगे तो एक बार लग जाएगा, यानी 11 में 10 से भाग देंगे तो एक बार लग जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, तो बताएंगे आप 1 बचेगा। जब 11 में 10 से भाग देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बस 1 लिख देना है और 9 इसकी पावर थी वो लगा देना है, 7 प्लस में था वो लिख देना है।
अब यहाँ पर 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो तो संख्या 1 ही आएगी। अब प्लस में 7 दिया गया तो 1 ही आएगी। अब प्लस में 7 दिया गया तो 7 लिखेंगे, नीचे 10 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8, नीचे था 10। ऊपर की संख्या छोटी, जब 10 से 8 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 8 ही संख्या बचेगी। यही हमारी शेषफल होती है। ऊपर की संख्या जब भी छोटी होगी, नीचे से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 10 हो 12 हो, ऊपर संख्या कोई भी छोटी संख्या उससे छोटी है तो वो शेषफल का काम करती है, यानी शेषफल वही होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 11 की घात जो है 41 दिए गया है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने इन प्रश्नों को शामिल किया है। और 10 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल प्राप्त होगा, यानी विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो 10 से इसे विभाजित करेंगे। जब भाई 10 से हम 11 में भाग देंगे, कितना मिलेगा 1, और इसकी पावर दी गई है 41, अब प्लस किया गया है 3, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 24 लगाया, और 10 नीचे लिखेंगे। अब 1 को चाहे जितनी बार लिखो, 1 की पावर है 41, चाहे जितनी बार गुणा करो उसका भैया 1 ही आएगा। अब प्लस करेंगे 3 और नीचे है 10, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 1 हो जाएगा 4, अब बटे में था 10, यानी 10 से जब 4 में भाग लगाएंगे तो 4 ही इसका शेषफल बचेगा, क्योंकि ऊपर की संख्या है छोटी और छोटी संख्या होने के कारण वो शेषफल का काम करती है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। तो पहली 4 प्राकृतिक, तो पहली प्राकृतिक कौन सी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4। ये तीनों जो चारों हैं ये चारों प्राकृतिक संख्या हैं। तो पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अब इनका घन करेंगे यानी पावर इनकी 3 3 लगा देंगे, सभी की पावर 3। अब देखिए 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही मिलेगा। 2 का घन होता है कितना 8, 3 का घन कितना हो जाता है 3 3 9 9 3 27, यानी 27 हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका कितना हो जाएगा 64। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 100 मिलेगा। इन सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा 100। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।